अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। पिग्मेलियन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस प्ले का जो नेम है ये रखा गया था ग्रीक मैथोलॉजिकल फिगर पिग्मेलियन पर। इसकी प्रीमियर हुई थी हॉफबर्ग थिएटर में वियना में 16 अक्टूबर 1913 को, और इसको जर्मनी में भी स्टेज पर प्रेजेंट किया जा चुका है 1913 में। तो चले दोस्तों, समरी की तरफ बढ़ते हैं। गर्मी की शाम में लंदन के कोवेंट गार्डन में बहुत सारे लोग सेंट पॉल चर्च की छत के नीचे खड़े होते हैं ताकि वो अपने आप को बारिश से बचा सकें। इन लोगों के बीच में मिस्ट्रेस एन्सफोर्ड हिल मौजूद होती है, उनकी बेटी क्लारा एन्सफोर्ड हिल मौजूद होती है, जो कि उनके बेटे फ्रेडी एन्सफोर्ड हिल का वेट कर रही होती है, जिनको इन लोगों ने भेजा होता है टैक्सी लाने के लिए, कैब लाने के लिए। लेकिन वो नाकामी में लौटता है, कैब नहीं ला पाता, तो उसकी जो माँ है वो उसे दोबारा से बेचती है। लेकिन जब वो जा रहा होता है तो वो टकरा जाता है एक फ्लावर गर्ल के साथ, और जब वो फ्लावर गर्ल के साथ टकराता है तो फ्लावर गर्ल जो है वो उसके साथ थिक कोकनी एक्सेंट में कुछ बातें करती है कि तुमने मेरे फूल वगैरह सारे खराब कर दिए। लेकिन जब वो चला जाता है, जो फ्रेडी एन्सफोर्ड हिल की मदर है मिस्ट्रेस एन्सफोर्ड हिल, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है। उसे इंटरेस्ट होता है कि कैसे एक लो क्लास गर्ल को मेरे बेटे का नाम पता है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें इसका नाम कैसे पता है। तो जो फ्लावर गर्ल है वो उसे कहती है कि तुम मुझे थोड़े पैसे दे दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मुझे इसका नाम कैसे पता है। तो वो उसे पैसे देती है। तो जो फ्लावर गर्ल है वो उसे कहती है कि मेरे साथ जो भी मिलता है मैं उसे फ्रेडी या चार्ली बुलाती हूँ। इसी में जो शेल्टर है उसके नीचे एक जेंटलमैन आता है, लेकिन उसकी एज थोड़ी ज़्यादा होती है, और ये जो फ्लावर गर्ल है ये उसे नोट कर लेती है, उसकी अपीयरेंस देख लेती है, वो बहुत ज़्यादा वेल ड्रेस्ड बंदा होता है। तो अब वो क्या करती है, वो चली जाती है उस जेंटलमैन के पास जिसका नाम होता है कॉलोनल पिकरिंग, और उसे अपने फ्लावर बेचने की कोशिश करती है। वो फ्लावर तो नहीं लेता, वो उसे थोड़े से पैसे दे देता है। हजूम में जितने भी लोग हैं वो उस लड़की को वार्न करते हैं कि इससे पैसे मत लो, क्योंकि एक बंदा तुम्हारे पीछे खड़ा है और वो ये सब कुछ नोट कर रहा है अपनी डायरी में। अब जब वो ये कहती है तो ये जो फ्लावर गर्ल है जिसका नाम एलाइजा डूलिटल है, वो चीख पड़ती है कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ और मैंने कुछ नहीं किया। इसी में जो बाईस्टैंडर्स हैं, जो ये लोग हजूम खड़ा होता है, वो भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये जो बंदा नोट टेकिंग कर रहा था ये प्रोफेसर हेनरी हिगिंस है, जो कि एक्सपर्ट है फोनेटिक्स में। उसकी जो हॉबी है वो ये है कि वो लोगों के जो एक्सेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करे और उनकी पैदाइश जो है कि जहाँ पे वो पैदा हुए हैं वो उनका बताए। अब वो अपनी बात जारी रखता है और ये बताता है कि वो इस रगामुफिन यानी फटे पुराने कपड़े पहने हुए फ्लावर गर्ल को एक डचेस में तब्दील कर सकता है 3 मंथ्स में। अब ये जो बूढ़ा जेंटलमैन है ये अपनी शनाख्त करता है कि मैं कॉलोनल पिकरिंग हूँ और मैं संस्कृत बुक का राइटर हूँ, और ये कहता है कि मैं फेमस प्रोफेसर हेनरी हिगिंस से मिलने आया हूँ, जो कि अब इससे बात कर रहा है। इन दोनों के बीच में फोनेटिक्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है, ये आपस में लग जाते हैं। अब दूसरी सुबह प्रोफेसर हेनरी हिगिंस के हाउस में 2 आदमी आपस में बातें कर रहे होते हैं इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में। जब जो मिस्ट्रेस पियर्स है वो ये अनाउंस करती है कि फ्लावर गर्ल आपसे मिलने आई है, क्योंकि उस फ्लावर गर्ल को याद होता है कि कल कैसे हेनरी हिगिंस ने डींगा मारा था कि वो उसे एक डचेस में तब्दील कर लेगा, और वो उसे ये कहती है कि मैं यहाँ पे क्या करने आई हूँ, तुमसे लेसन लेने आई हूँ, सबक पढ़ने आई हूँ, ताकि मुझे फ्लावर शॉप में एक अच्छी सी पोजीशन मिल सके। जो पिकरिंग है वो अब हिगिंस के साथ शर्त लगाता है, और शर्त इस बात पे होती है कि जो हिगिंस है वो एलाइजा को एक अच्छी सी डचेस बना देगा, और इसमें जो पिकरिंग है वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें इसके पैसे भी दे दूंगा। अब जो हिगिंस है वो कहता है मिस्ट्रेस पियर्स को कि इस लड़की को यहाँ से ले जाओ, इसके मुंह हाथ धो और इसके कपड़े चेंज करो। जो लड़की है एलाइजा डूलिटल वो बहुत ज़्यादा बातें करती है, लेकिन वो उसके सारे ऑब्जेक्शंस जो है वो इग्नोर कर देता है और एलाइजा को वो ले जाते हैं। अब इस टाइम एलाइजा के जो फादर हैं वो अपेयर होते हैं, जिनका नाम अल्फ्रेड डूलिटल है। वो इस इरादे से आता है ताकि वो हिगिंस को ब्लैकमेल कर सके और उससे पैसे वसूल कर सके, लेकिन हिगिंस उसको आसानी से पैसे दे देता है खुशी खुशी, और उसे ये भी कहता है कि तुम फिर से मिलने आ सकते हो अपनी बेटी से, और वो उसके इखलाकियात से भी थोड़ा बहुत मुतासिर हो जाता है और उसे 5 पाउंड दे देता है। कुछ महीने बाद
हिगिंस एलाइजा को ले जाता है अपनी मदर के घर में। लेकिन जब वो जाते हैं तो हिगिंस की मदर हिगिंस को कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्योंकि वो हिगिंस की इस आदत से तंग होती है जो क्रिटिसिज्म करता है और रूड बिहेवियर करता है। तो ये डे होता है रिसीविंग डे, यानी गेस्ट आ रहे होते हैं। और गेस्ट कौन होते हैं? गेस्ट होते हैं फ्रेडी एन्सफोर्ड हिल, उसकी मदर मिस्ट्रेस एन्सफोर्ड हिल और उसकी सिस्टर क्लारा एन्सफोर्ड हिल। और ये वही लोग हैं जिनके साथ फर्स्ट एक्ट में जो एलाइजा डूलिटल है उसका सामना हुआ था। अब ताहम कोई भी उस लड़की को पहचान नहीं पाता, वो बैठ जाती है इनके सामने और इनके साथ बातें वगैरह शुरू कर लेती है। और लोगों को पता नहीं चलता कि वो ही रगामुफीन फ्लावर गर्ल है जो उस रात इनसे मिली थी। सारे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी जो करेक्शन होती है इंग्लिश की वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और सब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन वो गलती करती है एक जगह पे। वो अब अपनी आंट की डेथ की स्टोरी सुना रही होती है और इसमें वो बहुत ज़्यादा कुछ हौलनाक किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करती है, बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल करती है, जिससे उसकी जो इंग्लिश है वो थोड़ी बहुत फाल्टी हो जाती है। अब जब एलाइजा चली जाती है तो मिस्ट्रेस हिगिंस जो है वो ये बात पॉइंट आउट करती है कि ये लड़की जो है ये फ़िलहाल तैयार नहीं है पब्लिक में लाने के लिए। कुछ टाइम बाद हिगिंस और पिकरिंग जो है वो एलाइजा के साथ वापस घर आ रहे होते हैं शाम के टाइम। ये दोनों आदमी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली होती है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे होती है एम्बेसडर गार्डन्स पार्टी। एम्बेसडर गार्डन्स पार्टी में जो एलाइजा है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है और ये अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाते हैं और ये दोनों अपने आप पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र कर रहे होते हैं। और इसी दौरान ये एलाइजा को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। अब जो एलाइजा है वो बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है, गुस्से में होती है और इसी में वो हिगिंस के मुंह पे चप्पल फेंक देती है, मतलब स्लिपर उसके मुंह पे मार देती है। वो क्यों? क्योंकि उसको इग्नोर कर दिया गया था बगैर किसी वजह से। अब एलाइजा जो है वो ये बात करती है हिगिंस से कि मेरा ताल्लुक इस बात से है कि अब मेरा इसके बाद क्या होगा। तुम तो मुझे छोड़ दोगे क्योंकि तुम्हारा तो एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं क्या करूँगी? अब मैं वापस गटर में चली जाऊँगी जैसे मैं पहले थी, या मेरी जो फ्यूचर की जगह है वो कौन सी होगी? हिगिंस जो है वो उसे ये कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। वो उसे कहता है कि तुमने जो कपड़े पहने हैं ये भी मेरे हैं और जहाँ पे तुम रह रही हो ये जगह भी मेरी है, और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हिगिन आता है मिस्ट्रेस हिगिंस के घर और वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो ये कहता है कि एलाइजा कहीं चली गई है, गायब हो गई है। वो कहता है कि मैंने पुलिस को भी टेलीफोन कर दिया है, लेकिन उसकी जो मदर है वो उसे कहती है कि एलाइजा मेरे साथ है और बिल्कुल ठीक है। इसी में वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि अच्छा यहाँ पे है, तो वो वेट कर रहा होता है एलाइजा। मिस्टर डूलिटल यानी एल्फ्रेड डूलिटल आते हैं और वो इल्ज़ाम देते हैं हिगिंस को कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर ली है। वो इसलिए क्योंकि जो डूलिटल है उसको इंग्लैंड के जो सबसे बड़े मोरलिस्ट एजरा डी वेनाफेला ने जाते हुए अपनी सारी मनी इसके नाम कर दी थी, क्योंकि हिगिंस ने कहा था कि ये सबसे बड़ा मोरलिस्ट है, यानी जो मिस्टर डूलिटल है वो सबसे बड़े मोरलिस्ट है। और इससे उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि इस तरह उसे जो अपर क्लास की लैंग्वेज थी वो भी सीखनी थी और उसके अलावा जो कॉमन लोग थे उनके साथ उसकी डीलिंग भी करनी थी। उसके अलावा इसको शादी भी करनी थी क्योंकि अब ये क्या था, ये एक मॉरलिस्ट था। मिस्टर डूलिटल कहते हैं कि उसकी और उसकी बीवी की ज़िंदगी बिल्कुल हराम हो गई है और वो ये कहता है कि मैं एलाइजा को अपनी शादी पर इनवाइट करने के लिए आया हूँ। इसी में एलाइजा आती है और वो अपने फादर को कहती है कि मैं आपकी शादी में आ रही हूँ और ये सारे तैयार हो जाते हैं शादी के लिए जाने के लिए। अब हिगिंस जो है वो एलाइजा को कहता है कि तुम वापस घर ज़रूर आओगी। वो उसे कहता है कि तुम्हें ज़रूर आना होगा। वो आगे बताता है कि वो सबको ऐसे ही ट्रीट करता है, मतलब वो इसके साथ रूड नहीं है बल्कि वो सारों के साथ रूड है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई भी क्लास डिस्टिंक्शन वाला मामला नहीं किया, मतलब तफरीक नहीं की, क्योंकि मैं जो है वो अपर क्लास को भी इस तरह ट्रीट करता हूँ, लोअर क्लास को भी इस तरह ट्रीट करता हूँ, ना कि मैंने तुम्हें फ्लावर गर्ल या डचेस की नज़र से देखा है। मेरे लिए तुम बस सेम ही हो। एलाइजा जो है वो उसे कहती है कि मुझे रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस चाहिए और मैंने ये इरादा कर लिया है कि मैं ये हासिल करूँगी। वो इनकार कर देती है कि मैं अब तुम्हारे घर वापस नहीं आऊँगी।
हिगिंस उसे कहता है कि मैं तुम्हें फिर भी मिस करूंगा और उसकी तारीफ करता है जो वो न्यू इंडिपेंडेंस उसे मिली है। हिगिंस ये बात करता है कि तुम वापस आ जाओगे और हम तीनों यानी कॉलोनल पिकरिंग, मैं और तुम 3 बैचलर्स रहेंगे हमेशा के लिए और हम एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करेंगे और अच्छे से जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन एलाइजा को तो कुछ और ही चाहिए था क्योंकि उसे हिगिंस से प्यार हो गया था, तो वो चाहती थी कि हिगिंस उससे शादी कर ले, लेकिन हिगिंस ऐसा नहीं चाहता था। उसकी जो हिगिंस के लिए फीलिंग्स थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन हिगिंस की इसके लिए फीलिंग्स नहीं थी। अब ताहम एलाइजा जो है वो मिस्ट्रेस हिगिंस के साथ चली जाती है उसकी फादर की वेडिंग अटेंड करने के लिए, और यहाँ पे जो स्टोरी है, जो प्ले है, वो एंड हो जाता है। अब हमें ये नहीं पता कि एलाइजा वापस आती है, एलाइजा चली जाती है, या वो मिस्ट्रेस हिगिंस के साथ रहती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।